नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। 2021 भी खत्म होने जा रहा है। शनिवार से नया साल शुरू हो जाएगा। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं कि नए साल के पहले दिन जो होता है वही साल भर फिर होता रहता है। शनिवार से शुरू होने जा रहे नए साल के पहले दिन से ही एक बार फिर कई मोर्चों पर आम आदमी के लिए महंगाई आ रही है। क्या फिर साल के पहले दिन से शुरू हो रही महंगाई का सामना आम आदमी को पूरे 365 दिन करना पड़ेगा? हम आएंगे इस खबर पर दस्तक पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई में कोरोना के नए केसेस में भयानक तेजी देखी जा रही है और ये केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 3671 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ गए हैं और ये कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल 2510 थे और आज 3000 को ये आंकड़ा पार कर गया है। और कोरोना के इस समय महाराष्ट्र में 5368 नए मामले सामने आए हैं और मुंबई में भी कोरोना में बहुत जबरदस्त तेजी देखी गई है। अकेले मुंबई में 3500 से ज्यादा यानी कि 3671 नए मामले सामने आ चुके हैं। कल मुंबई में 2510 मामले सामने आए थे। ये कोरोना की बहुत तेज रफ्तार है और इसमें ओमिक्रॉन भी है। कड़े प्रतिबंध लगाने के बावजूद ये रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 198 केस आज अकेले एक दिन में आए हैं। पिछले 24 घंटे में 198 केस, मतलब यह हुआ कि बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना। ये बेहद डराने वाली खबर है। इससे और आपको और हमें बच के रहना है, सावधान रहना है। फिर से दस्तक की खबर पे लौटते हैं। शनिवार से शुरू होने जा रहे नए साल के पहले दिन से ही एक बार फिर कई मोर्चों पर आम आदमी के लिए महंगाई आ रही है। क्या फिर से साल के पहले दिन से शुरू हो रही महंगाई का सामना आम आदमी को पूरे 365 दिन करना पड़ेगा? 221 में बेरोजगारी, आमदनी में कमी और महंगाई में बढ़ोतरी के बीच संघर्ष करते आम आदमी की जिंदगी में 2022 के पहले दिन से किस किस रूप में महंगाई दस्तक देगी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। और महंगाई के विरुद्ध आप भी दस्तक दीजिए, क्योंकि मुद्दा वही रहता है, साल बदल जाते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Happy New Year! क्या 2022 में आम आदमी की जेब पर महंगाई फिर 21 साबित होगी? एक साल में कमर्शियल सिलेंडर 768 रुपए महंगा हुआ। साल भर में रसोई गैस का सिलेंडर भी 250 रुपए तक महंगा हुआ। बहुत चेंज आया। वाकई में बहुत गुस्सा कभी कभी आती है इस चीज पे, जो हर चीज को महंगाई, सिलेंडर भी महंगा कर दिया, घर के दालें हैं, बेसन वगैरह है, तेल वगैरह है, हर चीज महंगा कर दिया। इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी कम से कम पेट भर खाना खा सके, अपने गैस में चाय बना सके। तो ये तो बहुत ही गलत किया। इतना पैसा गैस में नहीं बढ़ना चाहिए। क्या लखनऊ की मीना वाजपेयी जैसी करोड़ों गृहिणियों का महंगाई पर आने वाला गुस्सा 2022 में शांत हो पाएगा? 2021 में साल भर के भीतर पेट्रोल डीजल का दाम सबसे ज्यादा 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा। साल के आखिरी दिनों में सरकार ने तेल पर राहत दी, लेकिन उससे पहले नौबत ये रख छोड़ी कि भोपाल के विपिन तिवारी जैसे नागरिक 100 रुपए के पार पेट्रोल हो जाने पर कार छोड़ दोपहिया वाहन से अक्टूबर में चलने लगे थे, जो कहते थे मैं अब बाइक से दफ्तर आता हूं और बाइक ही यूज करता हूं। अपनी कार जो है मैं घर पे खड़ा कर दी। क्या विपिन तिवारी जैसे नागरिक नए साल में हैप्पी महंगाई फ्री ईयर बना पाएंगे, या फिर 2022 में चुनाव खत्म होने के बाद फिर से तेल के दाम चढ़ना शुरू हो जाएंगे? महंगाई ने खाद्य तेल भी खूब पिया। साल 2021 में खाद्य तेलों के दामों में 50% तक का छौंक लगा। तो क्या 2022 आने के साथ ही अब जनता को खाने के तेल की महंगाई से राहत मिलेगी? नए साल में महंगाई का हाल क्या होगा? इस जवाब से पहले साल के आखिरी 2 दिन का हाल जानिए। गुरुवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री प्री बजट मीटिंग करती है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होनी है। इन 2 बैठकों का नए साल में जनता पर आने वाले महंगाई के नए डोज से रिश्ता है। लेकिन चिंता की बात तो ये कि साल के पहले दिन से ही महंगाई आम आदमी की जिंदगी में दस्तक देने जा रही है। नए साल के पहले ही दिन
पहली दस्तक महंगाई की बैंक चार्ज की होगी। नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी से एटीएम से एक लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन करना और महंगा होने जा रहा है। इस महंगाई को लागू करने की इजाजत आरबीआई ने जून महीने में ही बैंकों को दे दी थी। पूरी कहानी यह है कि आम आदमी को अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार फ्री सुविधा पैसा निकालने, बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने जैसे कामों के लिए मिलती है। अभी तक फ्री मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्ज करता रहा, यानी करीब 23 रुपए 60 पैसे। लेकिन 2022 में साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से फ्री लिमिट के बाद एटीएम से प्रति ट्रांजैक्शन आपके खाते से 21 रुपए प्लस जीएसटी के साथ कुल मिलाकर 24 रुपए 78 पैसे कटेंगे। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है जी। मेरा अपना पैसा है, मैं अपने पैसे पे चार्ज क्यों दूं? पहले तो मैं बैंक में देता हूं, पहले तो बैंक मेरे से चार्जेस लेता है कोई छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के। अब अगर मैं यहाँ से भी पैसे निकालता हूँ उसके चार्ज लगेंगे तो बहुत गलत है। नए साल का जब आप जश्न मनाकर पहले दिन हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को बोल रहे होंगे, तब बेसिक नीड से जुड़ा 3 शब्द रोटी, कपड़ा और मकान वाले में से कपड़ा भी महंगा होने वाला है। इस बात को समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये सूरत में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है, जहां पैर रखने की भी आम दिनों में जगह नहीं मिलती, वहां अभी सन्नाटा है। ये सन्नाटा उस टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ जिसका असर नए साल में आप तक आने वाला है। दरअसल कपड़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। 1 जनवरी से कपड़ों पर 7% ज्यादा जीएसटी लगेगी। कपड़े ही नहीं बल्कि फुटवेयर पर भी जीएसटी को बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया। इसीलिए कपड़ा उद्योग सूरत में दुकानें बंद करके मार्केट ठप करके बैठा है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी ये मुद्दा उठना तय है। ये फैसला जो 5% से बढ़ा के 12% किया गया था, ये ठीक नहीं किया गया, क्योंकि हम ये सोचें कि 1000 रुपये एक आम आदमी 1000 रुपये की शर्ट खरीदेगा या 1000 रुपये के कुल मिला के पैंट शर्ट या अपनी वाइफ के लिए कपड़े खरीद के लाएगा परिवार के लिए, और वो फिर 120 रुपये टैक्स दे के आएगा उस पर, तो ये आम आदमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। अपने पैसे और कपड़े पर महंगाई का साल देखने के बाद हिम्मत जुटाकर आगे भी देखिए, क्योंकि अब खाना पकाना ही नहीं मंगाना भी महंगा होगा। कैब से कहीं आना जाना भी जनता के लिए और महंगा होगा। नए साल में फूड डिलीवरी एप्स पर भी 5% जीएसटी लगेगी। ये रकम ग्राहक नहीं बल्कि ऐप कंपनियों को भरना होगा। लेकिन ये तो तय है कि कंपनी कौन अपना जेब से भरेंगी। इसके लिए पक्का कंपनियां पैसा जनता से ही दाम बढ़ाकर वसूलेंगी। तो ऑनलाइन तरीके से ऑटो कैब बुकिंग पर भी अब 5% जीएसटी 1 जनवरी से लगेगी। यानी ऐप पर आधारित कैब बुक कराना नए साल में महंगा होगा। देश में 14% से अधिक वृद्धि हुई है महंगाई में। दूसरी बात यह है कि 8% बेरोजगारी दर बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि ऊर्जा में पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, इसमें 40% की वृद्धि हुई है और इसके कारण से देश के लोगों के क्रय शक्ति में भारी कमी आई है। बस नए साल में कुछ दिन इस बात की राहत जरूर रहने वाली है कि चुनाव तक महंगाई पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पर पहले 2-3 महीने शायद परेशान ना करे। बाकी 1 जनवरी से भले साल बदल जाए, महंगाई का हाल नहीं बदलने वाला। आज तक ब्यूरो। तो महंगाई एक साल में रहती है, अगले साल भी रहती है। महंगाई का मुद्दा आप और हमारे बीच रहता है, लेकिन साल बदल जाता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रपिता, राष्ट्रधर्म, ये वो 3 विषय हैं जिन पर सम्मान का नजरिया हर दल दिखाता है, मुद्दा बनता है, लेकिन अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राजनीति का अलग जरिया रखता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाला, अपशब्द कहने वाला कालीचरण पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश जाकर गिरफ्तारी की और इसके बाद कालीचरण की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के तरीके पर बीजेपी के 2 राज्य के नेता आग बबूला होने लगे। कालीचरण बस नया चेहरा है, साल बदलता है, मुद्दे वही रह जाते। देश के संघीय ढांचे समाज के लिए ज्यादा खतरनाक क्या है? संत जैसा चोला पहनने वाले कालीचरण का महात्मा गांधी को गाली देना,
या बापू को गाली देने वाले को छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से मध्य प्रदेश जाकर गिरफ्तार कर लेना, या कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का सवाल उठाना, या कालीचरण को रिहा करने के लिए बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल का #रिलीज कालीचरण का ट्वीट करना। अपने नाम के आगे महाराज लगाकर, संतों जैसा चोला उड़कर, पहले धर्म संसद के नाम पर, फिर सफाई देने के नाम पर कालीचरण एक बार नहीं 2 बार महात्मा गांधी का अपमान करता है, अपशब्द कहता है, गाली देने पर कायम रहता है, माफी मांगने से इनकार करता है, बोलता है जो बोला ठीक बोला। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। गजवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने। कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। या राष्ट्रकुल को एकत्रित जिस व्यक्ति ने किया उसको ही राष्ट्रपिता का सम्मान मिलना चाहिए, ना कि हिंदुओं से पार्शियलिटी करने वाले गांधी को। छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में चौड़े होकर बोलने वाला कालीचरण FIR दर्ज होते ही गायब हो गया। तब 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में FIR दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से कालीचरण को खोजा, पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, आगे की कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ लेकर आ गए। जैसे ही आज तक ने कालीचरण की गिरफ्तारी की खबर देश को बतानी शुरू की, पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नाराजगी भरे सुर के साथ सामने आए। आपत्तिजनक तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये संघीय मर्यादा का भी उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले बता देते, पहले नहीं बता सकते तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। अब तो कल को कोई भी पुलिस का नाम लेके किसी आश्रम में या किसी के घर में घुसेगा और पकड़ लेगा, तो ये एक नई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। मैंने DGP मध्य प्रदेश को कहा है कि DGP छत्तीसगढ़ को अपनी आपत्ति दर्ज कराए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताया कि गांधी के गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या नाराज हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्र जी तब भी गृह मंत्री थे जब उत्तर प्रदेश उज्जैन में अपराधी पकड़े गए थे उत्तर प्रदेश के, तब वो चुप क्यों थे? और नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बापू के हत्यारों को प्रणाम करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर संघीय मर्यादा की चिंता। बापू को गाली देने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर तरीके को लेकर सवाल। तरीका क्या होता है या आप जाने उससे पहले बापू को अपमानित करने वाले कालीचरण का कितना सम्मान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री करते हैं, इसको एक लाइन में 2 बार सुनिए। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था, और जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। राष्ट्रपिता को सरेआम अपशब्द कहने वाले के नाम के आगे सम्मानजनक जी लगाकर संबोधन गृह मंत्री मध्य प्रदेश के करते हैं। क्या इसी कालीचरण सम्मान के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथों कालीचरण की गिरफ्तारी पसंद नहीं आती और तरीके का जरिया बनाया जाता है? इंटरस्टेट अरेस्ट को लेकर कानूनी जानकार क्या कहते हैं, ये भी हमने पता किया। किसी भी राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में मुलजिम को गिरफ्तार करने जाती है तो उसे उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है जो CRPC में साफ साफ लिखी है। सबसे पहले तो उसे स्थानीय पुलिस से संपर्क करना पड़ता है, साझा दबिश डालकर गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के फौरन बाद मुलजिम को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना पड़ता है, जहाँ से उसे ट्रांजिट रिमांड मिलती है। ट्रांजिट रिमांड पर उसे अपने स्टेट में लाने के बाद फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है और निचली अदालत ये तय करती है कि मुलजिम को
बेल दी जाए, पुलिस रिमांड में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। गिरफ्तारी के तरीके पर अगर राजनीतिक सवाल है तो क्या जो गृह मंत्री मानते हैं वही छतरपुर की पुलिस भी मानती है? इस सवाल का जवाब एसपी सचिन शर्मा से सुनिएगा। नियम का उल्लंघन किया गया है सर? इसमें ये कहना अभी सही नहीं है। ये न्यायालय का मुद्दा है कि गिरफ्तारी या फिर कोई टेक्निकल अगर इसमें गलती हुई है तो न्यायालय ही इसमें कुछ कह पाए। पुलिस को भी तरीका तुरंत गलत नहीं लगता। कालीचरण पर फिर क्यों मध्य प्रदेश में सियासी कृपा दिखती है? ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है। और मान लो गिरफ्तारी करना थी तो वो तो धाराएं तो जमानती है। वैसे भी 7 साल सजा जिन केसों में होती है उसमें पहले आप जमानत ले सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इसमें आ गई हो तो जो किया जा रहा है वो तरीका गलत है। ये तो प्रक्रिया है कि गिरफ्तार करना, सूचना देना है तो उसके परिवार वालों को सूचना दे दी गई, उसके वकील को सूचना दे दी गई, उसके वकील ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। फिर नरोत्तम मिश्रा जी की तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उसकी गिरफ्तारी से दुखी हैं? सवाल यही है। क्या गांधी के गाली देने वाले के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ में खड़े हैं? कालीचरण की गिरफ्तारी में मध्य प्रदेश सरकार को प्रक्रिया पर पेन होता है और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी के बड़े नेता बृजमोहन अग्रवाल को कालीचरण पर लगी धाराओं से। कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने 124A यानी राजद्रोह, 153A यानी धर्म के आधार पर दो वर्ग के बीच शत्रुता पैदा करना, 295A भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विद्वेष भरे आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, 505(1)B जनता को डर दिखाकर राज्य सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के लिए उकसाने वाला बयान देना, इन धाराओं में केस दर्ज किया। अब बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल का सवाल है कि राजद्रोह की धारा क्यों लगा दी? छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के खिलाफ, प्रभु राम का अपमान करते हैं, माता सीता का अपमान करते हैं, ब्राह्मण समाज को पूरी गाली देते हैं, समाज का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो छत्तीसगढ़ की पुलिस या सरकार जो है वो कभी एक्टिव नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उनको गिरफ्तार नहीं करती है। समझ नहीं आता कि दिक्कत कालीचरण की गिरफ्तारी से है या परेशानी इनकी राष्ट्रपिता से। वैसे बृजमोहन अग्रवाल कालीचरण के पकड़े जाने पर उसे छोड़ने के लिए खुद #रिलीज कालीचरण के साथ ट्वीट कर चुके हैं और गांधी के विचारों का सहारा भी कालीचरण को बचाने के लिए लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार गांधी जी के सिद्धांतों का, उनकी जो सहिष्णुता का उनका जो सिद्धांत है उसका ही पालन नहीं कर रही है। तो इसमें फिर मुझे लगता है इसमें गांधी जी के प्रति जो लोगों के मन में सम्मान है वो कम होगा। इसका मतलब यही हुआ है कि ये कार्रवाई नहीं करने के पीछे उनकी जो मंशा है वो एक तरफ इस प्रकार के घृणा फैलाने वाले, समाज में जहर घोलने वालों को बढ़ावा देना चाहते हैं। साल के आखिरी महीने में 2 धर्म संसद 2 राज्यों में देश की हुई। एक धर्म संसद हरिद्वार में हुई, एक धर्म संसद छत्तीसगढ़ में। दोनों ही धर्म संसद में समाज को बांटने वाले, नागरिकों को भड़काने वाले बयान दिए गए। फर्क बस इतना है भी कि छत्तीसगढ़ वाली धर्म संसद का आरोपी पकड़ा गया है, हरिद्वार की धर्म संसद के आरोपी आजाद घूम रहे हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। 5 साल से सिर्फ साल ही बदल रहा है। शराबबंदी लागू होकर भी बिहार में शराब की बिक्री, तस्करी का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, जहां चर्चा समाज सुधार से ज्यादा नीतीश कुमार के गुस्से की होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार की हवा लेकर अपने राज्य में घूम रहे हैं। 22 दिसंबर से शुरू किए गए इस अभियान में 12 जिलों में जाना है। शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, समाज में सुधार लाना मकसद है। ऐसे ही एक समाज सुधार अभियान वाले कार्यक्रम में जब मुजफ्फरपुर नीतीश कुमार पहुंचे तो मंच से उनके गुस्सा होने का बयान चर्चा में आया। ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। यह आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता।
तो इसके लिए अभियान चलाना है, तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं, अब मेरे बीचे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट। अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार इस साल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पत्रकारों पर, गरीबी स्वास्थ्य के पैमाने पर बिहार की दशा को लेकर नीति आयोग पर और अब समाज सुधार अभियान में फिर पत्रकारों पर गुस्सा कर चुके हैं। सवाल है, नीतीश गुस्सा क्यों होते हैं? क्या इसलिए कि जो सुधार वो समाज में लाना चाहते हैं सिस्टम उन्हीं का साथ नहीं देता, सरकार के साथ ही उनका साथ नहीं देते? पिछले हफ्ते जिस मोतिहारी में समाज सुधार कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश ने की, शराबबंदी पर उसी सुधार का सच संवाददाता रोहित सिंह ने पता किया। अभी भी क्या गांव में लोग मतलब छुप के या शराब पीते हैं? हाँ, बहुत पीते हैं। हम लोग का गांव में तो ज्यादा घर घर बिकता भी है। थाना जाता है, तुर्कौलिया का घूस भी खा लेता है, चौकीदार भी खा लेता है, दारू बिकते रहता है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब हासिल करना सरल काम है। सीधी वजह पुलिस और शराब के अवैध धंधे में लगे लोगों का गठजोड़ है, जिनके आगे सरकार का समाज सुधार कमजोर पड़ जाता है। WHO दुनिया को चेतावनी दे रहा है, ओमिक्रॉन कोरोना के मामलों की सुनामी ला सकता है। भारत में ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन के साथ बहुत खतरनाक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। आज महाराष्ट्र से जो आंकड़े ओमिक्रॉन के सामने आए, उसके बाद आज हर देशवासी को सतर्क हो जाने की जरूरत है, सावधान हो जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में ही 198 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को 224 केस सामने आए थे, यहां देखिए, और जिसके बाद महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों वाला राज्य बन गया। और अब स्थिति ये कि 442 महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल केस हो गए हैं। मतलब यह हुआ कि पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के केस के मामले में मुंबई सबसे आगे रहा है। मुंबई में 190 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं, ठाणे में 4, सतारा में 1 केस मिला है, नांदेड़, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एक केस मिला है। ओमिक्रॉन के ये मरीज हैं सारे के सारे। चिंता सिर्फ ओमिक्रॉन को लेकर नहीं है, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले भी 33 दिन बाद 10,000 को पार कर गए हैं। यह समय सावधान रहने का है, यह समय चेत जाने का है, पार्टी करने का बिल्कुल नहीं है। चीन का जिंगशी शहर, जहां सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों के पीछे एक लाल रंग का ट्रक देखिए। इस ट्रक में सफेद रंग की पीपी किट पहने कई लोग बंद हैं। सवाल है कि ये लोग कौन हैं? इन्हें इस तरह क्यों बंद करके शहर में घुमाया जा रहा है? इसका जवाब आपको दें उससे पहले इस वीडियो का आगे का हिस्सा देखिए। इस तस्वीर में 4 पीपी किट पहने लोगों को पकड़कर ले जाया जा रहा है। चारों तरफ पुलिस और आम लोग खड़े हैं। तस्वीर में आगे इन चारों लोगों को एक चौराहे पर लाकर खड़ा किया जाता है। वीडियो में जिन लोगों की परेड करवाई जा रही है, उनके गले में फोटो टंगी है ताकि लोग इनका चेहरा देख सकें, इन्हें पहचान पाएं। कोरोना काल में जब चीन में लॉकडाउन की वापसी हो चुकी है, जब चीन के बाजारों में लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, सामान खरीदने के लिए धक्का मुक्की चीन में हो रही है। इस दौरान 4 लोगों को पीपी किट पहनाकर परेड करने वाली इस तस्वीर की चर्चा दुनिया आखिर क्यों कर रही है? चीन की इस तस्वीर का पूरा सच आपको बताएं
उससे पहले आपको WHO चीफ की कोरोना महामारी पर दुनिया को दी गई चेतावनी सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. तो विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे रहा है कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम वैसे ही अपनी क्षमताओं से आगे जाकर काम कर रहा है। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरे संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जाएंगे। इससे अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ेगी। हफ्ते भर में दुनिया भर में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले इसकी तरफ स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए चीन की सरकार ने इन चारों लोगों को कोरोना के नियमों को तोड़ने की सार्वजनिक बदनामी करके सजा दी। दावा है कि इन चारों ने वियतनाम के साथ बंद सीमा पर प्रवासियों की सहायता करके कोविड नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद इन चारों लोगों को पीपी किट पहनाकर चीन की सरकार ने अपने जिंगशी शहर के चारों ओर परेड कराया, लोगों को भी बुलाया। इस दौरान चारों अपनी तस्वीर और नाम की तख्तियां पकड़े हुए परेड कर रहे थे। चीन में सख्त कोविड नियमों की वजह से अधिकारियों ने पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को बंद कर दिया है। जिंगशी शहर की सीमा वियतनाम से लगती है। इस तरह सरेआम कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों की बेइज्जती करके चीन की सरकार ने अपने ही लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर बाकी लोग भी ऐसा करेंगे तो उनके साथ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। चीन में नियम तोड़ने वाले लोगों को 10 दिनों के लिए जेल भेजा जा रहा है। शियान शहर में लगे लॉकडाउन में तो लोगों को बाहर निकलने की भी छूट नहीं है, भले ही कोई भूखा मर जाए। कोरोना रोकने के लिए चीन का तरीका किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, जिसमें सरकार लोगों के हक छीनकर उनसे जबरदस्ती कर रही है। लेकिन ये चीन में कामकाज का स्टाइल है। अगर बात भारत की करें तो ओमिक्रॉन का खतरा हमारे देश में भी है। पाबंदियां हमारी सरकारें भी लगा रही हैं, लेकिन सरकार के नियम ही कोरोना के विस्तार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये राजधानी दिल्ली है, जहां पर येलो अलर्ट के तहत स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा सब बंद है। फिर भी कोरोना और ओमिक्रॉन जमकर फल फूल रहा है। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर संगम विहार इलाके में ये सारा हंगामा बस नहीं मिलने की वजह से हो रहा है। काम पर जाने वाले लोगों को जब बस नहीं मिली तो लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस आई और बात बढ़ते बढ़ते लाठीचार्ज पर जा पहुंची। दिल्ली में इस हंगामे की वजह मेट्रो और बस में 50% मुसाफिरों का नियम है। बसों में 50% क्षमता के साथ लोग बस में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ भी सुबह लोग ऑफिस के लिए बसों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस न मिल पाने से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरे हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हंगामा करने वालों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई और नतीजे के तौर पर लाठीचार्ज हुआ। नाराज भीड़ ने डीटीसी बसों को नुकसान भी पहुंचाया। ये देखिए। सर मैं यहाँ पर ऑफिस एयरपोर्ट जा रहा था सर, मैं एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ। तो सर यहाँ पर करीब 10:01 10:01 हो रहा था। यहाँ पर मतलब खूब जनता और पब्लिक थी यहाँ पे। तो सर पब्लिक थी तो लेडीज़ें भी थी और मतलब जेंट्स भी थे। बहुत भीड़ थी सर, 500-1000 लोग होंगे सर। वहाँ से वहाँ तक सर पूरा था। ठीक है सर। यहाँ पर सर 440 बस लगी थी और सर इधर 548 लगी थी। दोनों बस के आगे सर लोग सब लेटे हुए थे, बैठे हुए थे। वाले सब आए, हमारा डंडा चार्ज किया पब्लिकों ने सर। गुस्से में इधर से सर हर वहाँ से पत्थर चलने लगे। दिल्ली में अधिकतर लोग बस या फिर मेट्रो से काम पर जाते हैं। इस वजह से ताज़ा नियम लोगों के लिए जी का जंजाल और कोरोना के संक्रमण की नई वजह बन गया है। बस न मिलने से सैकड़ों की भीड़ बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए देखी जा सकती है। वहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर लोग इस तरह से लाइन में लगने को मजबूर हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस इलाके में। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है सामने, जहाँ पर आप देख रहे हैं लोग बाहर आ रहे हैं। दरअसल ये इस गेट से सिर्फ एग्जिट है।
एंट्री चूंकि अब अंदर काफी सीमित कर दी गई है, लोगों की संख्या, सिर्फ सिटिंग वो भी एक सीट छोड़ करके। तो आप देखिए इस गेट से सिर्फ एग्जिट है, गेट नंबर 7 और गेट नंबर 5 जो ए और एफ ब्लॉक के हैं वहीं से सिर्फ एंट्री होगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आप देखिए सुबह का वक्त है, यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से बीच में देखने में आया था कि लोग मास्क को उतार दिए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से लोग रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली की तस्वीरें इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस यहीं पर है। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन फैल चुका है। 442 केस के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है जहां पर 250 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीज हैं। तीसरे नंबर पर गुजरात है जहां 97 ओमिक्रॉन के मामले हैं। वहीं राजस्थान में 69 ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। ऐसे लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मान रहे हैं कि धीरे धीरे राजधानी में ओमिक्रॉन सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है। लगता है कि हो सकता है कि जल्द ही कंफर्म तो और 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा, 2-3 दिन में पता ही लग जाएगा। ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है। इसकी वजह 46% तो पहुंच ही चुका है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त है शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर, जो न केवल एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का एंट्री है, यहाँ पर वीजा एप्लीकेशन का सेंटर भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं इस वक्त जो या तो मेट्रो में जाने का इंतजार कर रहे हैं वरना अपनी वीजा एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो भीड़ है, ये जो ट्रैवल खुला हुआ है, उसकी वजह से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में कोविड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना के नियमों को लेकर उदासीनता है। लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, जबकि जानकार लगातार दिल्ली में ओमिक्रॉन के तेज रफ्तार में फैलने की चेतावनी जारी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में और आप देखिए कि महाराष्ट्र में ज्यादातर स्टेटों में ओमिक्रॉन ही बढ़ रहा है। तो जो भी थर्ड वेव का कारण होगा उसका मुख्य कारण ओमिक्रॉन ही होगा। कि अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जो ट्रेंड है उसे ये तो पता चलता है कि ओमिक्रॉन तेजी से रिप्लेस कर रहा है डेल्टा को, पर अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है इसके अभी आंकड़े आने बाकी हैं। दुनिया में जानकारों का मानना है कि अगले कुछ ही दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे और संक्रमण की रफ्तार भारत जैसे देशों को चौंका सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अमित भारद्वाज और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर को कैसे बचाते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे बचाते हैं। घर में रहिए, पार्टीज, न्यू ईयर पार्टीज, बाहर जाना, बाजारों में जाना, शादी ब्याह सब बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए। बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है ओमिक्रॉन। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।